हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ईडीसी की क्लास 6 करने वाले हैं और इससे पहले फोर्थ और फिफ्थ क्लास में हमने आरसी कपलिंग एम्पलीफायर पढ़ाई थी। आरसी कपलिंग एम्पलीफायर को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया था। तो उसमें हमने पहले पार्ट में बताया था उसकी वर्किंग और दूसरे पार्ट में हमने उसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पर चर्चा की थी। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन उसमें बच जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कपलिंग, ये कपलिंग का सेकेंड पार्ट है, ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर कपलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या होती है और ट्रांसफार्मर कपलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर युग्मन। ट्रांसफार्मर युग्मन, जैसा कि हमने उस लेक्चर में देखा था कि आरसी कपलिंग नाम क्यों पड़ा था, तो इसी प्रकार से इसमें भी देखना होगा कि ये ट्रांसफार्मर कपलिंग इसका नाम क्यों पड़ा है। तो यदि आप लोग थोड़ा भी ध्यान से पढ़ते होंगे और थोड़ा भी इससे सेंस से समझते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रांसफार्मर कपलिंग इसका नाम क्यों पड़ा है। क्योंकि इसमें कपलिंग के रूप में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा रहा है। कपलिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर का। इसलिए इसे हमने क्यों क्या कहा है, ट्रांसफार्मर कपलिंग। बात समझ में आ रही है। इसलिए आपसे अगर कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर कपलिंग इसका नाम क्यों पड़ा है, तो आप सिंपल सी बात बता सकते हैं कि इसमें कपलिंग डिवाइस के रूप में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। ठीक। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है या फिर आपको एग्जाम में क्या लिखना है, डेफिनेशन तो आपको एग्जाम में भी हो सकता है लिखने आ जाए। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन तो डेफिनेशन को आप ऐसे लिखेंगे कि जब एम्पलीफायर के एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ना होता है तो उसमें हम कपलिंग डिवाइस के रूप में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। सिंपल सी बात है, आप किसी भी प्रकार से इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर को सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइस के रूप में यदि हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। डेफिनेशन आपने जानी, अब हम लोग चलते हैं सर्किट डायग्राम पर। सर्किट डायग्राम पर तो सर्किट डायग्राम को देखिए, इतना भारी भरकम सर्किट डायग्राम आपको याद करेंगे रटेंगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ, एक दूसरे से अगर रिलेट करके पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसा आपने आरसी कपलिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम आपने दिमाग में बिठा लिया है और आपके दिमाग में होगा। अगर हम आपसे कहें कि अभी आप आरसी कपलिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाइए तो आप बहुत आसान शब्दों में उसे बना सकते हैं, आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी आप बना पाएंगे। बस उसी को ध्यान में रखिए और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और आपका बन जाता है ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसा कि हमने उसमें ये देखा था कि जो इतना पार्ट था वो हमारा ये वाइसिंग का पार्ट है। ये तो हमें पिछले ईयर से, पिछले सेमेस्टर से ही पता है। तो इतना जो पार्ट है वो हमारा वाइसिंग का है, समझ रहे, वाइसिंग का है। और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर T1 है, सॉरी ट्रांजिस्टर T1 देन ट्रांजिस्टर T2, ये ट्रांजिस्टर T1 है, ये ट्रांजिस्टर T2 है। तो इसका ये वाला पार्ट जो R1, R2 और RE, हमने यहाँ पे RE नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RE। ठीक है, ये RE है। तो यहाँ पे R1, R2 और RE हमारे वाइसिंग रजिस्टर हो जाते हैं। और वहां पे क्या था कि अगर हम आरसी कपलिंग की बात करेंगे तो वहां पे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा था और रजिस्टर का नाम क्या था, RC, क्योंकि ये कलेक्टर रीजन में लगा था और उसे हमने कहा था RC। और उसी से हम लोग सीसी कपलिंग कैपेसिटर को यहाँ पे ऐड करते थे और उसको बेस में दे देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में दो टर्मिनल होते हैं, दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। अब एक होता तो हम उसको आरसी वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते, लेकिन इसमें तो दो है। तो दो को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेस में एक सिग्नल देंगे इसका, ये वाला, और दूसरा वाला इसके जो डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में काम कर रहा है R1, R2, उसके बीच में देंगे। ठीक दिख रहा होगा। और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या देंगे, एसी सिग्नल देंगे, VS एसी सिग्नल जो है वो उसके प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाए थे उसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, ट्रांसफार्मर को लगा देंगे। बस कितना अंतर है कि जो सीसी कैपेसिटर लगाए थे उसके स्थान पर हम ट्रांसफार्मर को लगा देंगे। अब ये दो है तो उस आरसी रजिस्टर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग से। देखिए, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से हम आरसी रजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे और वहां पे हम क्या लगा देंगे, ट्रांसफार्मर लगा देंगे। और इस तरीके से ये जो पूरा पार्ट है आपका वही वाला है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ के ही इसको याद कर सकते हैं। बाकी के ये पार्ट आपको ध्यान नहीं रखने, बस ये वाला यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान रखना है। तीन जगह पे आपको ध्यान रखना है और ट्रांसफार्मर कपलिंग आपकी बनके तैयार हो जाएगी।
ठीक है। अब हम लोग इसकी अगर संरचना की बात करें तो आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसे कि आपने आरसी कपलिंग एम्पलीफायर में लिखा था। संरचना में देखिए क्या क्या लिखा जाता है कि जो चीजें इसमें यूज की जाती हैं वही सब चीजें इसमें संरचना में लिखी जाती हैं, चाहे फिर आप ट्रांसफार्मर हो, ट्रांजिस्टर हो, या फिर आपका जो सीई बाईपास कैपेसिटर हो, R1 R2 RE वगैरह हो, जो भी हो, किसका क्या काम है, कहां पे कनेक्ट किया गया है, किससे जोड़ा गया है, तो ये सब चीजें किसमें लिखी जाती हैं, संरचना में लिखी जाती हैं। आई होप आप सेकेंड ईयर में आगे होंगे तो ये चीजें तो आपको पहले से ही आती होंगी कि कैसे इसकी संरचना लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने 2 सेमेस्टर का एग्जाम दे के आए हुए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अभी ये कोविड-19 के चक्कर में आप लोग प्रमोट कर दिए गए, तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ाई तो की होगी, तो ये चीज समझ में आई होगी कि इसकी अगर हम संरचना की बात करें किसी भी चीज की, तो वो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। संरचना में बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन माने मतलब उसकी संरचना, क्या क्या उसमें यूज किया गया है और किसको किस तरीके से यूज किया गया है, मतलब किस तरीके से जोड़ा गया है। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। जैसा कि हमने आरसी कपलिंग एम्पलीफायर की वर्किंग को समझा था, तो हम उसी प्रकार से इस ट्रांसफार्मर कपलिंग की एम्पलीफायर की वर्किंग को समझेंगे। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये यहाँ से हम एसी सिग्नल देंगे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या देंगे, एसी सिग्नल देंगे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग देते हैं एसी सिग्नल। क्या है सर? अच्छा रुक जाइए, नहीं चल रहा होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल ना, ठीक। ठीक, तो अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम यहाँ पे एसी सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ से हम एसी सिग्नल देंगे। अब एसी सिग्नल हमने यहाँ से दिया, अब ये ट्रांसफार्मर पे गया। अब ट्रांसफार्मर आपको पता है क्या काम करता है, डीसी पर ये काम नहीं करता है, डीसी पर ये काम नहीं करता है, बल्कि एसी पर काम करता है। किस पे काम करता है, एसी पर। एसी पर काम करता है, क्यों करता है, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत कहाँ पे काम करेगा, जहां पे हमें एसी सिग्नल होगा, परिवर्ती एसी करंट होगा, ठीक है, परिवर्ती करंट होगा, तो वहां पे ये काम करेगा। अब डीसी सिग्नल होगा तो वो तो परिवर्तित होता नहीं, वो तो यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। तो ये ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता है, ये बात आपको पहले से पता है, ठीक। अगर यहाँ पे डीसी देंगे तो काम नहीं करेगा, और अगर एसी देंगे तो ये एसी यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, फिर इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एसी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर की वर्किंग आपको आती होगी, पहले से एसीडी में एक टॉपिक था ट्रांसफार्मर की, तो वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, आप जाके उसको देख सकते हैं, या फिर आगे अभी इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो उसको बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर का। तो इस तरीके से इसमें आता है। ये यहाँ पे आने के बाद ये देखिए बेस से जुड़ा हुआ है, तो इसके बेस में चला जाएगा सिग्नल इसके बेस में चला जाएगा। अब सिग्नल यहाँ पे आ गया है एसी सिग्नल। अब एसी सिग्नल जो यहाँ पे आया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर ठीक उसी प्रकार काम करेगा जैसा आरसी कपलिंग एम्पलीफायर में काम कर रहा था, इसको एम्पलीफाई कर रहा था। तो सिग्नल को ये एम्पलीफाई करके फिर कहाँ देगा, इसको इधर देगा। अब थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो थोड़ा बहुत एसी सिग्नल इधर भी आएगा। अब इधर अगर हम सीई ना लगाते तो क्या होता, आरई रजिस्टर पर इसको डिस्टर्ब करता, और डिस्टर्ब करता तो इसका वोल्टेज गेन कम हो जाता आउटपुट पर, ठीक है। इसलिए हमने क्या लगाया, सीई लगाया, मतलब इस आरई इसकी जो वाइसिंग है इसको डिस्टर्ब ना करे और ट्रांजिस्टर को प्रॉपर एक्टिव रीजन में रखे, इसलिए हमने इसे सीई बाईपास कैपेसिटर लगा दिया। जो भी एसी के घटक आएंगे वो इधर से बाईपास हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और इधर से ये डीसी से भी जुड़ा हुआ है। अब ये डीसी से जुड़ा हुआ है और इधर से भी आ रहा है एसी और डीसी। तो अगर यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट जोड़ देते तो इधर की डीसी इधर वाले से पहुंच जाती, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर यूज किया। अब ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग बन गई है, ये वाली कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में फिर से करंट आ गया, प्राइमरी वाइंडिंग में फिर से आ गया सिग्नल। जब प्राइमरी वाइंडिंग में सिग्नल आया तो फिर ये ट्रांसफार्मर ने काम किया और इस तरीके से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में भेज दिया। इसके बाद ये क्या करेगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भेज देगा। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे ही करंट पहुंचा, एसी करंट, और ये एसी करंट पे ही काम करता है। जब तक इसमें डीसी रहेगा तो तक ये काम नहीं करेगा, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी सिग्नल नहीं पहुंचाएगा। और जैसे ही इसमें एसी आ जाएगी तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचा देगा। तो इसने एसी को सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचाया, वही काम इस सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर ने किया।
मतलब यहाँ से देखिए इसको आ गया, ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये सेकंड स्टेज आती है। ठीक उसी प्रकार से ये सेकंड स्टेज आई, तो सेकंड स्टेज ने भी अपना काम किया और ये सेकंड ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर पहुंचाया। इस ट्रांसफार्मर ने ठीक इसी प्रकार से काम किया और आउटपुट पर दे दिया। देखिए आउटपुट को हम यहाँ से ले लेते हैं, आरएल रजिस्टर के थ्रू हमने यहाँ से आउटपुट ले लिया। तो इस तरीके से ये काम करता है। मतलब ट्रांसफार्मर की वर्किंग आपको थोड़ा गहराई से लिखना पड़ेगा, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर की वर्किंग को। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो सिग्नल है वो किस डायरेक्शन में किधर से जाएगा। हालांकि ये सब चीजें आपको पहले से ही पता होगी, हो सकता है कुछ लोगों को पहले से पता हो तो ये क्लास उनके लिए वो समझ रहे हो कि नहीं मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो बर्बाद बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप इसको देखते रहिए और अच्छे से आपका ये बहुत आसान शब्दों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने आपका ये वर्किंग का जो पार्ट था वो भी हमने आपको बताया। अब हम इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है। जब भी हम इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पर चर्चा करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व किसके किसके बीच में बनाया जाता है। तो आउट वोल्टेज गेन और इनपुट फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। देखिए हम खींच रहे हैं एडी वोल्टेज गेन वी नॉट अपॉन वी इनपुट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ध्यान रखना इनपुट फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में हमने एक ग्राफ खींचेंगे तो उसे हम कहेंगे क्या, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है। देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कैसा होता है, इसके लिए ये इस तरीके से होता है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, एक मिनट सही से बना देते हैं, ये एफआर पॉइंट आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें सिग्नल कम मिल रहा है, ये वाला, इसे हम कहेंगे ए वी वोल्टेज। ठीक है, यहां से आपको लग रहा होगा कि कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें सिग्नल अच्छा मिला, फिर कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज में देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गया और एक स्थान ऐसा आया एफआर जहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब वोल्टेज गेन मिल गया। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है हम अगर देखें आरसी कपलिंग एम्पलीफायर की तुलना में अच्छा नहीं है, कहीं पे उठ रहा है, कहीं पे मतलब गेन कम हो रहा है, कहीं पे एकदम ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये उसके मुकाबले अच्छा नहीं है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व उसके मुकाबले अच्छा वोल्टेज गेन नहीं दे पा रहा है। ऐसा क्यों होता है, देखिए पहले तो हम चर्चा करते हैं कि इस वाले पार्ट पर लो फ्रीक्वेंसी रेंज में ऐसा क्यों होता है कि ये इसका गेन अच्छा नहीं होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको पता है ट्रांसफार्मर डीसी के साथ काम नहीं करता है और जब तक लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तब तक वो एस मान लेते हैं, हम जो कंपेयर कर लेते हैं डीसी से ही उसकी तुलना कर लेते हैं, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग डीसी के बराबर है। तो ऐसे में ट्रांसफार्मर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और सिग्नल को आउटपुट पर दे ही नहीं पाएगा, मतलब आउटपुट का बोले तो ट्रांजिस्टर के इनपुट पर ही नहीं दे पाएगा, एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं दे पाएगा, तो हमारा गेन तो ऑब्वियसली कम होगा, वोल्टेज गेन कम होगा। जब सिग्नल ही नहीं दोगे तो आउटपुट मिलेगा कहां से, तो ये है। तो लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, ये वोल्टेज गेन कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता है इसलिए। और एक स्थान ऐसा आता है कि एफआर पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। एफआर पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाता है, ये आप देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा सिग्नल ये विरूपित है, बहुत ज्यादा सिग्नल ये विरूपित है। तो ऐसा क्यों होता है कि एफआर पर बहुत ज्यादा सिग्नल हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर की जब जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो चक्रों की संख्या है, चक्रों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो एक ये ट्रांसफार्मर है, ये एक रिजोनेंस सर्किट की तरह कार्य करने लग जाता है, अनुनादी परिपथ। अब ये एक तरीका तो ये होता है कि इसका जो रेजोनेंस हो जाता है वो उसकी वजह से होता है। दूसरा ये होता है कि जब ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो बाईपास कैपेसिटर की तरह कार्य करने लग जाता है। बाईपास कैपेसिटर की तरह से जब ये काम करने लग जाता है तो ये एकदम से इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज गेन है, वो उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये दो तरीके से आपका जो ये कर्व है, जो एफआर फ्रीक्वेंसी है, इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला तो इसका एडवांटेज ये है कि ये इंफिडेंस मैचिंग में काम आता है। इंफिडेंस मैचिंग में कैसे ये काम आएगा कि इसके जो टर्म्स की संख्या है इसको हम घटा बढ़ा करके इसको हम इंफिडेंस मैचिंग करवा सकते हैं, इसको अधिक पावर ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। तो सबसे पहला इसका यूजेस है, एडवांटेज है कि इसका इंफिडेंस मैचिंग में काम आता है। ठीक है, या फिर इसकी इंफिडेंस मैचिंग बहुत अच्छी होती है।
उसके बाद आता है मैचिंग के कारण इसका जो लाभ होता है, गेन होता है, वो अच्छा होता है। मैचिंग के कारण इसका जो पावर गेन है वो बहुत अच्छा होता है। इसकी दक्षता, इफिशियंसी बहुत अधिक होती है। देखिए इसकी इफिशियंसी, दक्षता, क्योंकि वहां पे कैपेसिटर लगा रहे थे तो ऑब्वियसली हल्का डिवाइस है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, बड़ी डिवाइस है, तो इसकी इफिशियंसी, दक्षता अच्छी होगी। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद पावर लॉस कम होता है। पावर लॉस इसका कम होगा क्योंकि अभी यहाँ पे इंडक्टर की तरह से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल काम कर रही है, वहां पे लगा था आरसी। तो आरसी क्या होता था, वो रजिस्टर था, तो रजिस्टर था तो कुछ ना कुछ पावर लॉस करेगा, तो उसमें पावर लॉस ज्यादा हो रहा था किसमें, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में। और ये ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में जो पावर लॉस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में ये तो एक भारी होते हैं। ट्रांसफार्मर छोटी सी डिवाइस होगी नहीं, अगर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो वो काफी बड़ी डिवाइस होती है, तो वो इसके कारण ये भारी हो जाता है। दूसरा होता है ये महंगे होते हैं। अब ट्रांसफार्मर को सस्ता तो आता नहीं है, कैपेसिटर आ जाएगा आपका 1-2 रुपए में, लेकिन ट्रांसफार्मर आपका कम से कम 50 रुपए से ज्यादा में ही मिलेगा, तो ट्रांसफार्मर हो जाता है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी इसका अच्छा नहीं होता है। देखिए फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व तो आपको दिख रहा होगा, वहीं ऊपर नीचे होता रहता है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी इसका अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसकी डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है और एडवांटेज तो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा प्रतिबाधा मैचिंग में उपयोग किया जाता है। जब कभी प्रतिबाधा मैचिंग नहीं हो पाती है तो वहां पे हम ट्रांसफार्मर कपलिंग लगा करके एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से प्रतिबाधा मैचिंग करवा सकते हैं। उसके बाद ये टीवी रिसीवर में काम करता है, जो टीवी की रिसीवर होता है उसमें भी ये लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसका भी यूज किया जाता है रेडियो रिसीवर वगैरह में। और आरसी कपलिंग एम्पलीफायर का मोस्टली जो यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है, वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। इस तरीके से ये आज का जो लेक्चर था ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ये भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।